हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आउट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, काफ़ी कुछ उसमें आपने पढ़ा। और आज हम लोग आगे की बात करेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, उससे थोड़ी डिफरेंट बात, थोड़ी सेपरेट बात है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में आपको बेसिकली जनरली आपको ये बताया जा रहा है कैसे कैसे एक ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे तैयार होती है फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखिए जनरली अगर जो भी इंसान पैदा हो रहा है उसका एक काम तो है रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, वो तो होना ही होना है बाय नेचर, बाय लॉ, नेचर के हिसाब से वो लॉ तय है, आप इंसान को रिप्रोड्यूस करना ही करना है, राइट। तो जब बॉडी को वैसे तैयार होती है, फिर जैसे कि अब शुरुआत में थोड़े बच्चे हैं, फिर एडल्ट हो रहे हैं, फिर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वगैरह वगैरह, फिर बॉडी ग्रोथ हो रही है। तो वो धीरे धीरे करके वो किस स्टेज में जा रही होती है? वो धीरे धीरे करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रही होती है। और एक ऐसी स्टेज में जाती है एडोलसेंस वाले के बाद कि जिस स्टेज में बॉडी रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाती है। ठीक है। तो इस वजह से आपको ये चैप्टर रिप्रोडक्शन के बाद दिया है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा समझाया एनसीईआरटी में क्यों ऊपर नीचे ही हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर से वही सेम चीज़ फिर से दोहरा दूंगा मैं। आप लोग पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन आई होप कि आप सुनते हो अच्छे से। अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ निकाल लीजिए, कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन्स लेके बैठिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। फिर वही चीज़ इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है लर्निंग का, खुद लिख लिख के पढ़ेंगे ज़्यादा याद होगा। हम तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं आपको, लेकिन खुद भी अगर नोट्स भी नहीं बना रहे तो एटलीस्ट कॉपी निकाल के बैठिए, ताकि उसमें आप नोट्स लिखते रहें। अगर आप सिर्फ लिखते ही रहेंगे, भले ही नोट्स बनाए, लिख लिख के ही पढ़ रहे हैं आप, तो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only a growing up to certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only at certain age? अब बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक तैयार भी तो करना होता है। ह्यूमन बॉडी तैयार भी तो होगी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसी स्टेज है, ऐसा प्रोसेस है वो, जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी लग जाती है। और उसी के लिए जनरली, मतलब आप ही समझो कि ह्यूमन बीइंग एक ड्राइव हो रहा है, बाय नेचर वो चीज़ सेट है रिप्रोडक्शन वाली। ठीक है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो। तो उस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे उससे पहले। ठीक है, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी उस इवेंट की। तो वो तैयारी है एडोलसेंस वाली स्टेज। ठीक है, जब आपके सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो रहे होंगे वो सब। ठीक है, तो इस वजह से एक सर्टेन एज के बाद, उससे पहले तैयार नहीं होती, उससे पहले रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं होती, राइट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस। हम क्या कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं जिससे एक इंसान बनता है केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, यू आर लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हो। अब हम यहाँ पढ़ेंगे द रोल ऑफ हार्मोन्स, के हार्मोन्स का क्या रोल होता है एग्जैक्टली हमारी बॉडी में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चैप्टर ये होने वाला है आगे। ठीक, तो अब बात करते हैं एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ लेते हो। Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bujo and Pahili began chatting with their parents. Pahili studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained the boys had grown up. Growth begins from day one. Day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden support which becomes, मतलब सडन ग्रोथ होती है जो नोटिसेबल होती है। अब जनरली वो किस बात कर रहे हैं, थोड़ी वॉइस का डीप में जाना वॉइस में। ठीक है, यहाँ पर मुस्टैच निकलना वगैरह वगैरह, मुस्टैच और दाढ़ी हो गई आपकी, वो निकल रही है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जो उन्होंने यहाँ पर हमें दिखाए, मतलब इन्होंने कहे कि वो, क्योंकि वो ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ते उसने कभी देखा नहीं, मतलब जनरली रोज़मर्रा में देखा नहीं। लेकिन जब उसने बर्थडे पे देखा तो थोड़ी वो शॉक हो गई कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसा भी कुछ है, तो वो हंसने लगी उस बात को लेकर, राइट। ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो उनके उनके पेरेंट्स उनसे कह रहे हैं कि वो ग्रोन अप हो गए, यानी वो बच्चे बड़े हो गए। अब वो किस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, वो होती हैं आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और राइट आफ्टर यहाँ पर एज लिखी हुई है, एज 10 और 11, कोई फिक्स नहीं है एज, बस यहाँ पर फॉर एवरेज दिया हुआ है। 10 और 11 के बाद ये सब चेंजेस आपकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। ठीक है। It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult.
आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैव अ स्पेशल नेम। ठीक है, तो स्पेशल नेम आपको इसमें आगे दे दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ना आप उसमें बच्चे होते हो, ना आप उसमें बड़े होते हो, आप बीच में होते हो, राइट। आपकी बॉडी चेंजेस से गुजर रही होती है। ठीक है, तो ना आप उसमें कह सकते हो कि आप एडल्ट हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता भी नहीं, सब सारे चेंजेस भी, आपकी बॉडी फुली ग्रोन भी नहीं हुई है। ठीक है, ना आप बच्चे हो, ठीक है, राइट, क्योंकि आप बच्चे वाली स्टेज को छोड़ जाओगे, आप चेंजेस आपकी बॉडी में शुरू हो गए। ठीक है, तो आप उस प्रोसेस में हो एडल्ट बनने के, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है। ठीक है, ग्रोइंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, growing natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। ठीक है, reproductive maturity आ गई, आपकी बॉडी केपेबल होगी रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम कहते हैं adolescence, राइट। adolescence काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आप उसे अंडरलाइन कर लें या फिर हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर लें। ठीक, adolescence, adolescence begin around the age of 11 and last up to 18 of 19 years of age। since this period covers at least teens, तो इसे हम क्या कह देते हैं, टीनेजर्स वाली एज ग्रुप कह देते हैं। गर्ल्स में यहाँ पर 13 to 18 लिखा हुआ है, बॉयज़ में ये 11 में, यही बॉयज़ में थोड़ा पहले शुरू हो जाती है और गर्ल्स में थोड़ा बाद में। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज, सॉरी गर्ल्स में पहले होती है, बॉयज़ में बाद में, उल्टा बोल दिया। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एडोलसेंस पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। अच्छा, एक फैक्ट थोड़ा मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिन रीजन्स में गर्मी ज़्यादा होती है, जिन रीजन्स में गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी ये एडोलसेंस वाला पीरियड जल्दी आता है। जिन लोगों में, जहाँ जिन रीजन्स में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, जिन रीजन्स में थोड़ी सर्दी होती है, वहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है या फिर जो एडोलसेंस वाला पीरियड है वो थोड़ी लेट आता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा इसी में मन करा आपको फैक्ट बताने का, मैं बता दिया आपको। ठीक है, ये जनरली आप पढ़ोगे तो हायर क्लास में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, या फिर वहाँ भी ना पढ़ पाओ, हो सकता है, लेकिन 12th क्लास में मिल जाएगा शायद आपको पढ़ने में। तो आप ध्यान रखो कि जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो थोड़े हॉट एंड ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पर एडोलसेंस वाला पीरियड जल्दी आता है। ठीक है, और जो रीजन्स थोड़े कोल्ड होते हैं, उनमें जो एडोलसेंस वाला पीरियड है वो थोड़ा बाद में आता है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, और ये चेंजेस क्या करते हैं, मार्क वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की स्टेज को ये मार्क करते हैं, यानी यहाँ से ये प्यूबर्टी की एज आपकी क्या हो गई, शुरू हो गई। अब इस प्यूबर्टी की एज में क्या होगा, इस प्यूबर्टी के पीरियड में जो आपकी एज वाला पीरियड है, इसमें सारे के सारे आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे जिन चेंजेस की यहाँ पर अभी बात चल रही है। अब आगे एक एक करके देखोगे उन चेंजेस के बारे में, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एक सोसाइटी के उससे मतलब से, ताकि क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बार बार ये आ रहा है केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर आपको एज दी हुई है 11 से 18 बॉयज़ के लिए और 13 से 18 गर्ल्स के लिए। ठीक है, राइट। आपकी बॉडी 15 साल की उम्र में, हम लेते हैं एवरेज, ठीक है, बीच में ले लेते हैं, 14 से 15 साल की उम्र में केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाती है, यानी आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन अब कर सकती है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को संभालने के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं हुई होती। केबल ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब इतना ही है कि मेल्स में स्पर्म अच्छी क्वांटिटी में बन रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप हो जाता है, राइट। फीमेल्स में जो उनकी साइकिल होती है एग्स वाली, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हम कहते हैं केबल ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि एग और स्पर्म मिलेगा, ठीक है, तभी आपका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। तो बॉडी तो आपकी एग्स बनाना शुरू कर दे तो उन्होंने केबल ऑफ रिप्रोडक्शन कह दिया, लेकिन आपकी बॉडी वैसे फिजिकली तैयार नहीं होती कि वो पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस झेल पाए। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स की बॉडी तैयार नहीं होती कि वो पूरा रिप्रोडक्टिव वाला प्रोसेस झेल पाए। ठीक है, तो केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस से गुजरना दो अलग अलग चीज़ें हैं। केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन का इतना सा मतलब है कि फीमेल की बॉडी एग तैयार करने लगी, अब एग आ रहे हैं, अब एग हो गया तो वो बॉडी रिप्रोडक्शन भी कर लेगी। ठीक है, राइट, ये मतलब है केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन का। लेकिन आपकी बॉडी फिजिकली तैयार नहीं होती, वो मेरे हिसाब से जनरली जो है वो 1920 के बाद ही होती है। 18 तक काफ़ी मतलब थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी ग्रो कर रही है, फिजिकली थोड़ा अनफिट होते हो, और टीनेजर वाली स्टेज तो वैसे ही आप मतलब तो कम खा रहे हैं, घूम ज़्यादा रहे हैं, खेल ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब रहता है, अपनी हेल्थ पे कम लोग ध्यान देते हैं। तो जब तक बॉडी हेल्दी मैच्योर ना हो तब तक रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस थोड़ा मुश्किल रहता है बॉडी के लिए। ठीक, तो केवल रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि 13 साल 14 साल के बच्चे मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, राइट,
हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, लेकिन फिजिकली बॉडी फिट नहीं है उस चीज़ के लिए, उस पर प्रोसेस से जाने के लिए, ठीक है। प्यूबर्टी एंड व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी कब खत्म हो जाती है? जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब अटेन कर लेते हैं। यानी प्यूबर्टी का पीरियड क्या हो गया आपका? ये 12 से लेकर 18-19 तक का बीच का पीरियड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर रहता है जनरली क्लासेस वगैरह में थोड़ा तेज तेज पढ़ाया जाता है जनरली, और काफ़ी सारा पार्ट स्किप भी कर देते हैं टीचर्स। उस चीज़ को आप सोशल टैबू ना बनाएं और कोई हंसने मजाक वाला ना बनाएं, क्योंकि जनरली इन्हीं चीज़ों की कमी होती है लोगों में, नॉलेज की और अवेयरनेस की। तो वो आगे जाके गलत काम उठाते हैं, मतलब गलत कदम उठाते हैं, जिनसे गलत चीज़ों में संगति में वो पड़ जाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को एक इस तरीके से लेने लगते हैं जो जिस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा घुमा फिरा के कह रहा हूँ, हो सकता है आप इतने समझदार हो कि आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। तो इस चीज़ को एक अच्छे से, एक ऐसे इंसान के साथ पढ़ो जो थोड़ा सिविलाइज है, सोसाइटी में रहने के लायक है, ठीक है। जो नहीं हो इनमें अवेयरनेस और थोड़ा गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो वो लायक नहीं बनते सोसाइटी में रहने के, राइट। तो कभी भी क्लास में आप पढ़ो, उधर पढ़ो, तो उस ये हंसी मजाक का टॉपिक ना हो, एक थोड़ी शर्म शर्म वाला टॉपिक ना हो कि आप शर्मा रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। सब चेंजेस होते हैं, नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग हो, नेचर का लॉ है ये, तो होना ही होना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Changes at puberty. The most conspicuous during change during puberty is sudden increase in the height. At this time, long bones, that is the long bones of the arms and legs, elongate and makes person tall. ठीक है। सबसे पहला चेंज जो आप देखते हो वो इंक्रीज इन हाइट। बहुत तेज बच्चों की जो हाइट बढ़नी होती है वो शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर एकदम से ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर वो आगे जाकर रुक जाती है 11th-12th में वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट सबसे पहला आप फैक्टर देखोगे किसमें? प्यूबर्टी वाले स्टेज में इंक्रीज ऑफ हाइट बहुत ज़्यादा मतलब एविडेंट होता है कि आप उसे आराम से देख के बता सकते हो कि हाँ भाई इसकी हाइट तो बहुत तेज बढ़ गई। कुछ महीनों के डिफरेंस पे आप उससे हाइट में चेंज बता पाते हो, राइट। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। गर्ल्स ज़्यादा तेज ग्रो करती हैं बॉयज से, ये जनरली एक फैक्ट है, राइट। गर्ल्स ज़्यादा तेज ग्रो करती हैं बॉयज से, ठीक है। लेकिन एक 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज तक, 18 ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज तक वो अपनी मैक्सिमम छू देते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow, मतलब आप कुछ ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, कुछ एकदम से ग्रो कर गए, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर एंड में जाके ग्रो करे, सबके लिए वैरी करती है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको इसमें फैक्ट बताता हूँ। आपको खूब सारे फैक्ट बताऊंगा, जितनी चीज़ें दिमाग में आ पाएंगे मैं खूब बताऊंगा। एक ये और है कि जो जो हॉट एंड ड्राई रीजन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको देखने को मिल मतलब जैसे कि जो कोल्ड रीजन्स है उसमें आपको लॉन्ग लिम्स बहुत लॉन्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे लिम्स वगैरह काफ़ी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लेकिन वही कंपेयर करोगे हॉट एंड ड्राई रीजन से तो वो इतना नहीं होता। जैसे कि आप कंपेयर कर लो, इंडिया कर लो, हॉट एंड ड्राई अच्छा खासा क्लाइमेट है यहाँ पर इंडिया का। और इंडिया में ही अगर आप यहाँ देखोगे डेक्कन प्लेट्यू और देखोगे आप मतलब हिल्स वाला एरिया जहाँ पर थोड़ा मतलब ठंडा रहता है, वहाँ देखो वहाँ के लोगों की हाइट छोटी है, यहाँ के लोगों की हाइट थोड़ी बड़ी है इंडिया के अंदर ही। अगर आप इंडिया को एज अ होल कंपेयर करोगे किसी भी उसके साथ, यूरोपियन चले जाओ, कनाडा की तरफ चले जाओ, तो वहाँ पर आप देखोगे जनरली लोग लंबे होते हैं, ठीक है। तो एज इसे एलेंस रूल वगैरह में आता है, ठीक है। तो इनके लिम्स वगैरह लंबे होते हैं जो कोल्ड वाले रीजन्स होते हैं। खैर, बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, आगे देखते हैं, ठीक है। There is no need for Paheli to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and the legs or the hand feel adolescents look like oversized but out of proportion with the body. But sooner the parts catch the, ठीक है। अब वो ये बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, एकदम से ग्रो कर रही है, कौन सा पार्ट कैसे ग्रो कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, बॉडी खुद एडजस्ट कर लेगी वो, लेकिन धीरे धीरे बॉडी प्रपोर्शन में आ जाती है प्यूबर्टी के एंड तक। You may have noticed that height of an individual is more or less similar to that some of a family member. ठीक है। अब जनरली अब क्योंकि हाइट डिपेंड क्यों करती है, मतलब फैमिली मेम्बर के साथ क्यों लगता है, क्योंकि हाइट भी एक फैक्टर है जो आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जो आपने पेरेंट्स में कैरेक्टर्स लिए थे, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़े, उससे पिछले वाले में पढ़े, ठीक है। जीन्स पढ़ा, क्रोमोसोम्स पढ़ा, ठीक है। वो सब जो चीज़ें थी उसमें एक हाइट भी फैक्टर आता है कि हाइट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आप अपने पेरेंट्स से अटेन कर रहे हो सकता है कि आपने फादर से भी लंबे हो जाओ, ठीक है, हो सकता है मे बी, ठीक है। होता भी है ऐसा, ठीक है। जनरली आप हो सकता है आप छोटे रह जाओ, ठीक है, क्योंकि आप मतलब किसी और की हाइट अटेन कर लो, राइट। तो आपका छोटा और बड़ा होना यानी हाइट में कम होना, लंबा होना, ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी जो लोग
थोड़ा वो करते हैं, मतलब बायसनेस दिखाते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो सब भी बंद होनी चाहिए, राइट। हंसी मजाक की मतलब बात है ही नहीं। आप अगर मैच्योरली बात करोगे तो हाइट ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, राइट, किसी के हाथ में नहीं है। हाइट जो है आपकी इनहेरिट कर रहे हो, जैसा जो आएगा आपके क्रोमोसोम्स में वैसी आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आप सही खाना खा रहे हो, एक बैलेंस डाइट ले लो, जिससे कि आपकी बोन्स, मसल और बाकी पार्ट जो हैं उन्हें अच्छा नरिशमेंट मिल रहा है, ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर पा रही हैं। जनरली जो लोग अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं अपने ग्रोइंग एजेस में, उनकी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, नहीं, अच्छी होती है। और जनरली जो लोग नहीं देखने को मिलती हमें, मतलब जो लोग एडिक्वेट इनएडिक्वेट खाना खाते हैं या फिर खाना नहीं मिल पाता, तो उनमें हमें कम थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इस एज में लेने के लिए, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, हैवी नोटिस, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए बॉयज़ में, वाइडर चेस्ट हो गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज कि प्यूबर्टी की वजह से, प्यूबर्टी के चेंजेस है बॉयज़ में, ब्रॉडर शोल्डर्स और वाइड चेस्ट, राइट। When shoulders generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. ठीक है, ये हिप रीजन वाली बात कर रहे हैं, खुल के ये भी बात नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो वो ज़्यादा वाइडर हो जाता है, ठीक है। अब वाइडर क्यों होता है? वाइडर वो नेचर का लॉ है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में ईज आउट हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस ईज आउट हो, इसलिए वो हिप वाला रीजन वाइड आउट हो जाता है, ठीक है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स, ठीक है। अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है, थोड़ा फिजिकली जो होता है वो ज़्यादा ग्रोथ होती है बॉयज़ में, गर्ल्स में फिजिकली इतनी ग्रोथ कम होती है, राइट। यहाँ पर अभी हम चेंज इन बॉडी शेप की बात कर रहे हैं। वॉइस चेंजेस, अब वॉइस हो जाती है, अब जैसे कि वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, ठीक। बिगिंस टू ग्रो, अब बॉयज़ में क्या होता है, थोड़ी डीपर वॉइस हो जाती है, थोड़ी लार्जर वॉइस हो जाती है, ठीक है। और थोड़ी पिच उनकी कम हो जाती है, लेकिन जो गर्ल्स में आप देखोगे थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लाइट हो जाती है, थोड़ी पतली आवाज़ हो जाती है, राइट। तो ये भी आपको एक एक चेंज है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, जैसे कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, जो थोड़ा यहाँ पर बाहर निकल रहा होता है, ये नीचे आएगा, हाँ ये रहा, इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। अब ये गर्ल्स में हार्डली विजिबल होता है, लेकिन बॉयज़ में जनरली मोर विजिबल होता है, क्योंकि उनकी वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, राइट। लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज, ये गर्ल्स में विजिबल बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, ठीक है, उनकी पिच बहुत हाई होती है, बल्कि आप वॉइस ही कंपेयर करोगे हाई डीप होती है। यानी इन शॉर्ट में समझाना चाहूँ कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे दूर तक आवाज़ लगानी है, ठीक है, दूर तक आवाज़ लगानी है, तो मेरी आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि थोड़ी डीप है। अगर कोई लड़की की आवाज़ होगी जिसकी हाई पिच वॉइस है, ज़्यादा दूर तक उसकी आवाज़ ट्रैवल कर पाएगी। लेकिन अगर आपको चिल्लाना है, जोर लगाना, थोड़ी लाउड आवाज़ चाहिए फॉर अ शॉर्ट रेंज, तो बॉयज़ में हो जाएगी, गर्ल्स में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ डीप वॉइस की वजह से, मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होने की वजह से वो चीज़ होती है, ठीक। इन एडोलसेंस बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम होर्स, ठीक है। ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल ये लैग चला जाता है हमारा, और वॉइस कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाती है, होर्स हो जाती है, वो बिल्कुल बहुत मतलब अनप्लीजेंट लगती है वो चीज़ सुनने में, राइट। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, ठीक है, कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन फिर ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। काफ़ी सारे अनयूजुअल चेंजेस आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं इस पीरियड में, लेकिन वही बात है, फिर वो धीरे धीरे बॉडी प्रपोर्शन में आ ही जाती है, ठीक। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स आपकी कौन सी होगी? जहाँ से आपका ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल और ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब स्वेट में मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया, सॉल्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, वो बाहर आता है वहाँ से पोर से, ताकि आपकी स्किन ब्रीथ कर पाए, थोड़ी बॉडी थोड़ी कूल हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए। सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं आपकी ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड का काफ़ी फंक्शन बढ़ जाता है। ऑयल ग्लैंड्स का फंक्शन बढ़ने से आपको एक्ने वगैरह और थोड़े थोड़े पिंपल्स वगैरह ये सब देखने को अपने फेस पर, अपनी बॉडी पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, इनका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक हाइपर मोड पे होती है थोड़ा इस पूरे टाइम, तो जितने भी फंक्शन है बॉडी के थोड़ा तेज़ काम कर रहे होते हैं। तो अब चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड्स हो, चाहे वो कोई और फंक्शन हो, थोड़ा तेज़ ही काम कर रहा होता है। तो इतनी तेज़ काम करने की वजह से स्वेट ग्लैंड्स और इन सब चीज़ों की वजह से आपको एक्ने और पिंपल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक। A few glands such as sweat glands, oil glands, and salivary glands increase their secretion through ducts. ठीक है, endocrine glands release hormones directly into the bloodstream, so they also are ductless glands. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने glands की बात कर दी दो तरीके से, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कहा नहीं, बस
थोड़ा बहुत कह के भाग जाते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। एक होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक होती एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। दोनों का काम सिक्रीशन का है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो अपना सिक्रीशन डक्ट्स में देती हैं। किसमें? डक्ट्स में, एक पैसेज होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो डक्टलेट्स होती हैं, डक्टलेस। ठीक है, ये मैं सिक्रीशन कहाँ है कि डायरेक्ट ब्लड में डालती हैं, मतलब इनसे जो सिक्रीशन निकलता है डायरेक्ट ब्लड में जाता है, किसी के थ्रू, किसी पैसेज के थ्रू नहीं जाता। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें पैसेज हो जाता है और ये इनके पास डक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कह रहे थे कि जो स्वेट ग्लैंड सेबेशियल ग्लैंड्स हैं ये सब अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू देती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं और डायरेक्टली किसमें डालती है? ब्लड में। उनके पास डक्ट्स नहीं होती, इसलिए हमने कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। आप नए नए वर्ड सीख रहे हो, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है हो, लेकिन ये समझो एक्सोक्राइन कौन है? एक्सोक्राइन जिनके पास डक्ट्स हैं। एंडोक्राइन कौन है? जो डक्टलेट्स हैं। ठीक है, जो डक्टलेस हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रीशन डाल लेंगे, वो हमारी क्या सिक्रेट करती हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर, इतना लोड लेना ही नहीं है। ठीक है, वो ये पिंपल्स देखने को मिलते हैं क्योंकि एक्टिविटी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, at puberty male sex organs like testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also ovaries start releasing mature eggs. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं कहोगे आप, मेल्स में कम्प्लीटली जाते हैं, फीमेल में कम्प्लीटली नहीं होते हैं। ठीक है, और मेल्स के जो टेस्टेस होते हैं वो स्पर्म रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और फीमेल में आप बात करोगे तो ओवरी जो होती है वो एग रिलीज करना शुरू कर देती है, यानी एग मैच्योर होने लगते हैं और एग मैच्योर होकर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो साइकिल जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, अब ये एक बात काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी है, चलिए ठीक है पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे इस बारे में। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पीरियड ऑफ वे ऑफ थिंकिंग। जैसे आप सोचते हो उस बारे में काफ़ी चेंजेस आपको होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और हार्मोन्स आपका बिहेवियर भी एक तरह से कंट्रोल करते हैं। तो अगर बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी थिंकिंग भी, माइंडसेट भी कंट्रोल करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप नई एक्सपीरियंस करते हो तो वो आप देखोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप जो स्कूल में इधर उधर एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको लेकर आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होगे, तो आपकी एक तरह से बिल्कुल जो थिंकिंग वाली वो होती है ना, वो पूरी चेंज हो जाती है। पर्सनैलिटी ऊपर से लेकर नीचे तक चेंज होने के बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऊपर पूरी पर्सनैलिटी चेंज ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, adolescents are more important than before and are also self conscious. Intellectual development takes place. ठीक है, आप ज़्यादा थिंकिंग में टाइम देते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपका इतना ज़्यादा इस एज में हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि आप थिंकिंग में ज़्यादा टाइम देते हो। आप खुद से फ्रैंकली मुझे बताओ आप कितना टाइम सोचने में लगाते हो? और जनरली आप सोचते भी हो तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, ना ही आपके ज़रूरत की वो चीज़ें हैं। राइट, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम के लिए अभी अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना थिंकिंग, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इतना बड़ा वर्ड लिख दिया। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब मैं इसलिए भी इतने उससे कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस एज से गुजरा हूँ, मेरे दोस्त भी गुजरे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग गुजरे, मैंने भी देखा है, खुद को भी देखा, औरों को भी देखा है। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है वो तो नहीं करती, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है, खैर ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपका कुछ और है तो मोस्ट वेलकम। ठीक, इन फैक्ट इट इज़ ऑफन इन टाइम वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग समटाइम्स। ठीक है, लर्निंग, अब लर्निंग का ये इशू रहता है ना कि आप इतनी हाइपर आप होते हो ना कि आप उस टाइम पे इस एज में किसी भी चीज़ में अगर घुस जाते हो और आपको वो ये है कि आपको करनी करनी तो आप वो कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है ना इस एज में। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहो ना तो ये बेस्ट एज है सीखने की। अगर आप सोच रहे हो कि आगे बाद में सीखूंगा पढ़ाई के बाद, नहीं ना, अभी कुछ करना चाहते हो अभी करो पढ़ाई के साथ साथ, और आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल, लर्निंग का लेवल कुछ अलग ही निकल के आएगा। However, an adolescent may feel insecure while trying to adjust these changes in the body and mind. ठीक है, अब ये इनसिक्योर वाला पार्ट, इसमें एडोलसेंस की गलती नहीं है। ठीक है,
उनके साथ तो नया नया हो रहा है, वो थोड़ा बहुत तो फील करेंगे, ऑकवर्ड थोड़ा फील करेंगे, लेकिन एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो ऑकवर्डनेस फील ना कराएं। जनरली आप स्कूल में भी ऑकवर्डनेस फील करते हो चैप्टर पढ़ते हो, जब चैप्टर पढ़ते हो तभी टीचर्स आपको कहते हैं कोई हंसना मत, कोई ये मत करना, कोई वो मत करना, कोई हंस दिया तो डांट दिया उसे, ठीक। तो ये सब टैबू हमने खुद ही बनाए हैं सोसाइटी ने, और हमें से खुद ही ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आप भी ये सोचना कि आप भी इस चीज़ को एज अ इनसिक्योर फील नहीं करो, क्योंकि ये नेचुरल चेंजेस हैं आपकी बॉडी में जो हो रहे हैं, ठीक है। और जो फेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये सब नेचुरल है और ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसे अपनी इनसिक्योरिटी मत बनने दो, क्योंकि अगर आप इसे इनसिक्योरिटी अपनी बना लोगे तो आप चीज़ें कम एक्सप्लोर कर पाओगे, आपका एक्सपोजर बहुत कम होगा। और इस एज में जो एक्सपोजर और जो आपको मिलेगा, मतलब काफ़ी चीज़ों सीखने की आपको कैपेबिलिटी है, वो शायद बाद में ना हो, ठीक है। तो अभी थोड़ी इनसिक्योरिटी ठीक है आपको होगी, ऑकवर्डनेस होगी, लेकिन उसे एक बार साइड में रख के बस ये सोचो कि सबके साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है, कोई इसमें शर्म हया की बात नहीं है। तो आप आगे बढ़ो, और जैसे ही आप इस इनसिक्योरिटी से दूर निकल जाओगे, तब आप क्या क्या अचीव कर सकते हो ये मैं बता नहीं सकता, ठीक है। जो चाहो वो अचीव कर सकते हो आप। देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है दीज आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखते हैं, ये आपके जो थे ये प्राइमरी थे, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं आपके, जो आपके बाहर से विजिबल हैं, ये हमारे कौन से हो गए, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो आपके प्यूबर्टी पे आपकी बॉडी में फिजिकली चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी बात आ जाएगी। दे प्रोड्यूस गैमीट्स, ठीक है। हमें बात हुई गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं गैमीट्स, जो रिप्रोडक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं वो, जैसे स्पर्म्स एंड ओवा। In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair that is mustaches and beard, ठीक है। अब ब्रेस्ट का क्या रोल होता है, जैसे कि हमने बात की थी, हिप वाइडन हो जाती है, वो किस लिए होती है, ताकि रिप्रोडक्शन में इजीनेस आए। देखो अब नेचर का वो पार्ट है, ठीक है, नेचर का वो पार्ट है। अब अगर डिलीवरी होनी है तो आपका हिप वाला रीजन वाइडन होना चाहिए, ताकि उसमें ईज आउट हो प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पर ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, अब ये क्यों डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एट सम पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर कोई बेबी होता है तो उसे फीड करना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये डेवलप होना शुरू हो जाती है, राइट। और बॉयज़ में जहाँ तक बात है, यहाँ पर मुस्टैच और बियर्ड्स को दिया हुआ है। एज दिस फीचर हैव टू डिस्टिंग्विश, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, दूर से देखकर बच्चे को, ठीक है, कि ये मेल है फीमेल है, ठीक है। ये बहुत ऐसी, ठीक है, कर सकते हैं डिस्टिंग्विश, लेकिन ज़रूरत क्या है ऐसे करने की, ठीक। खैर जो भी है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से आप दूर से देख के बता सकते हो कि मुस्टैच है तो ठीक है मेल है, मुस्टैच नहीं है तो फीमेल है, वगैरह वगैरह, जो ठीक है। अब सेंस तो उसका यही बनता है। Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under the arms and the region above the thighs and the pubic region. Pubic region आपका वो रीजन होता है जहाँ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास के रीजन को प्यूबिक रीजन कहते हैं, राइट। और आपके थाइज के आसपास हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। अंडर द आर्म्स हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह, जगह जगह आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, चेंजेस एट विच, ठीक है। अब जो चेंजेस होते हैं इन्हें कंट्रोल कौन करता है, इन्हें कंट्रोल करता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, मैंने बताया था आपको अभी। हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, हार्मोन्स हमारे सीक्रेट करते हैं कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को सीक्रेट करवाती हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, नाम तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कोई और नाम नहीं है इसका, ठीक है। बिगिंस रिलीज बाय द, अच्छा हमें पता टेस्टिस स्पर्म रिलीज करता है, और टेस्टिस आप ध्यान रखो टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करता है, ठीक है। प्यूबर्टी पे दिस कॉज चेंजेस इन बॉयज, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन भी आपकी कई सारे कैरेक्टर्स को मतलब ज़्यादा ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाता है, थोड़े एंगर इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखो, जैसे फेशियल हेयर का हो गया, ये भी टेस्टोस्टेरोन के उससे आता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो फेशियल हेयर ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये लेवल ये डिसाइड करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मेल में चेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce female hormone और एस्ट्रोजन। फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। टेस्टिस से क्या निकला, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन, ठीक है।
टेस्टोस्टेरोन हेल्प कर रहा था वही फीमेल, उन सब, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन हेल्प कर रहा था आपको मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाने में, ठीक है। एस्ट्रोजन आपको हेल्प करेगा फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप करवाने में, ठीक है। जैसे कि मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ठीक है। अब मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, क्योंकि जो बेबी निकलेगा उसको इनिशियल जो उसका वो होता है, फीडिंग होती है लैक्टेशन के थ्रू, यानी आप मदर ही मिल्क प्रोवाइड करवाएगी, तो इसलिए जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं वो भी बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक। The production of these hormones is under the product control of another hormone called pituitary gland, ठीक है, कि इसके अंडर कंट्रोल में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये सब हार्मोन्स जो हैं और भी अदर हार्मोन्स हैं, ये सब एक मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऑलमोस्ट 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 90% मान लो आप, 90% सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। यानी कौन कब निकलेगा, कौन कब बंद होगा, ठीक है, किसको कब रिलीज करना है, किसको कब डिप्रेस करना है, ठीक है, वो सब किसके हाथ में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में है। इवन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी, ठीक है। अब हार्मोन्स का रोल क्या होता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ ब्रेन ऊपर, इधर ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में होती है, यहाँ पे हेड में है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ठीक है। अब हार्मोन्स को बता देते हैं, हार्मोन्स जैसे रिलीज हो गए ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गए, अब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे वो अपनी जहाँ पर उनका टारगेट है, ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते हैं एक बार। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन रिलीज कराना है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और वो जाएंगे एक जगह पर टारगेट साइट, जैसे मान लेते हैं कोई हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वाला और उसे फेशियल हेयर वाले सेगमेंट पे जाना है, तो वो अपने उसी एक टारगेट जो से मिला हुआ है, जो एक हार्मोन का फिक्स टारगेट है, वो उसी टारगेट पे जाएगा, उससे अलग वो टारगेट पे नहीं जा सकता। और वो चला भी गया कहीं और तो वो वहाँ काम नहीं कर पाएगा, वो काम कहाँ कर पाएगा, सिर्फ जहाँ उसका टारगेट है। माने टेस्टोस्टेरोन का मान लेते फेशियल हेयर में, तो वहीं उसी टारगेट पे जाएगा, कहीं और जाके वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कोई और हार्मोन भी उस जगह काम नहीं कर पाएगा, ठीक। टारगेट साइड रेस्पॉन्स टू द हार्मोन, टारगेट साइड रेस्पॉन्ड करेगी, दोनों आपस में मतलब इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने के बाद वो चीज़, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, बता दिया आपको टेस्टिस का क्या सीक्रेट करता है, टेस्ट्रोजन, ओवरी सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन, ठीक है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड उन्हें कंट्रोल में रखती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, ठीक है, वन ऑफ विच मेक्स ओवर मैच्योर इन द, ठीक है। अब काफ़ी होती है कि एक स्पर्म फॉर्मेशन में एक अलग हार्मोन यूज होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओवरीज मैच्योर करने, सॉरी, ओवा मैच्योर करने के लिए जो एग होता है उसे मैच्योर करने के जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और 90% हार्मोन को कंट्रोल करती है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, इसलिए हम उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, ठीक है। वो उन्हें क्या रिलीज करवाने मजबूर करती है कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकले और ओवरीज से क्या निकले, एस्ट्रोजन निकले, ठीक। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टारगेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, टारगेट तक पहुंचेगी और टारगेट के बाद चेंजेस को स्टिमुलेट कर देगी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ, रिप्रोडक्टिव फेज, एक सेकेंड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है लाइफ में ह्यूमंस के, हम वो देखते हैं, ठीक है। एडोलसेंस बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम देन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। जो मैचुरेशन का टाइम होता है वो मच लॉन्गर किस में होता है, प्रोडक्शन में। अगर मतलब आप देखोगे कि आपका ओवरी, मैंने बताया था ऑल्टरनेट पे मंथ पे प्रोड्यूस होती है, मतलब एक एग प्रोड्यूस करती है एक ओवरी, ठीक है। लेकिन स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसमें उसी बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स एंड इन फीमेल्स, ठीक है। मच मेल्स जो होते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वो आगे आता है तो हम देखते हैं, ठीक है, आगे आ ही गया वो, ठीक है। जो स्टार्टिंग होती है, मतलब इस पूरे जो साइकिल होती है प्रोसेस की, 28 डेज की साइकिल जो होती है, एग रिलीज होना, फिर वो मतलब एग रिलीज होना, एग, फिर वो दूसरा एग नया बनना, ठीक है, वो रिलीज होना, उस पूरी साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं, सॉरी, मेनार्क, ठीक है। और जब वो पॉज हो जाती है, यानी वो रुक जाती है जिस टाइम पे, उसके बाद एग रिलीज नहीं करती, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये।
इस साइकिल के बारे में, साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, गर्ल्स में। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ लाइफ बिगिंस प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी पर शुरू हो जाता है और वो फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स तक जाता है वो रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, यानी 45 to 50 ईयर्स तक फीमेल केबल होती है फर्टिलाइजेशन के, ठीक। द ओवर बिगेन टू मैच्योर विद वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, वन ओवर मैच्योर एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है, 28 to 30 डेज, यानी 28 to 30 डेज में एक एग रिलीज होता है। और मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में, एक ओवरी एक एग रिलीज करती है हर ऑल्टरनेट मंथ पे, ठीक है, बैक टू बैक नहीं करती, हर ऑल्टरनेट मंथ पे करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव एन एग इन केस ऑफ इट फर्टिलाइज। अच्छा मैं देखता हूँ यहाँ कोई डायग्राम आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। वैसे डायग्राम वाली स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आपकी ओवरीज है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ओवरीज है, ये आप, सॉरी मैंने कहा था अच्छा नहीं है डायग्राम में आता, खैर कोशिश करते हैं फिर से, ठीक है। ये मान लेते हैं एक शॉर्ट एंड सिंपल डायग्राम, वैसे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मान लेते हैं। ये आपकी ओवरीज हो गई, ठीक है। अब ये ओवरीज जो हों, ये ओवरीज हैं ये दोनों, ठीक, ये ओवरीज जो हैं आपकी हर ऑल्टरनेट मंथ पे एक एग रिलीज करेंगी, राइट, ये हर ऑल्टरनेट मंथ पे एक एग रिलीज कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब जब ये एग रिलीज करेंगी तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये जो है ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट जो है आपका येलो से मार्क्ड है, यूट्रस है, ठीक, ये क्या है, यूट्रस है। अब इसी यूट्रस की अगर मैं लेयर की बात करूं, वॉल, तो ये है वो, ये वॉल्स है। अभी वॉल क्या हो जाएगा, ये वॉल थिक हो जाती हैं, जब भी एग रिलीज होता है तो ये वॉल क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं। थिक क्यों हो जाती हैं वॉल्स, क्योंकि उन्हें तैयार, वो प्रिपरेशन कर रही होती हैं फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन होगा फिर जाइगोट आएगा फिर अटैच होगा हमारे यूट्रस से, उसकी प्रिपरेशन कर रही होती हैं। अब वो प्रिपरेशन कर रही हैं इस चीज़ की, राइट, अब वो प्रिपरेशन करती हैं, लेकिन कहते हैं मतलब मान लिया कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर एग रिलीज हुआ लेकिन स्पर्म नहीं पहुँचा, स्पर्म नहीं पहुँचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा इस एग का, ये एग मतलब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और डाई हो जाएगा, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब ये वॉल जो थिक हुई थी यूट्रस की, ये क्यों हुई थी, ताकि उसे प्रॉपर नरिशमेंट जाइगोट को दे पाएँ, अच्छे से नरिश कर पाएँ, अच्छे से बड़ा कर पाएँ, इसलिए वो पूरी थिक हो गई थी न्यूट्रिशंस के साथ, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और जो एग था वो डाई हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कंप्लीट साइकिल, मतलब 20 डेज की साइकिल होने के बाद ये जो वॉल होगी, जो एक्स्ट्रा जो लेयर जो हमारी थिकनिंग होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, यानी ये वाली लेयर जो है ये डिजॉल्व हो जाएगी और वही एक सिंगल लेयर फिर से, हमारी सिंगल लेयर तो है, उसी के आसपास जो बनी हुई है वहाँ पर वो एक्स्ट्रा लेयर जो बनी थी वो डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक। अभी जो एक्स्ट्रा जो बनी हुई थी, ठीक है, डिजॉल्व हो गई, फिर डिजॉल्व होके वो यहाँ पर ओपनिंग से यहाँ पर जितना भी जो ब्लड और सिक्रीशन होगा, वो ब्लड सिक्रीशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब क्यों निकल जाएगा यहाँ से ब्लड सिक्रीशन, क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और हमें यूट्रस को ज़रूरत नहीं है उस एक्स्ट्रा नरिशमेंट की, उस लेयर को थिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, नेक्स्ट मंथ मान लिया ये फर्स्ट ओवरी है हमारी, इसने एक एग रिलीज करा था, तो नेक्स्ट मंथ कौन करेगी, वाली ओवरी करेगी, सेकंड वाली। तो अगर ये सेकंड वाली रिलीज कर रही है, फिर से क्या होगा, फिर से वो वॉल्स होंगी थिक हो जाएंगी। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वॉल्स फिर से ब्रेक डाउन कर जाएंगी और ब्रेक डाउन होके वापस वो जो ब्लड होगा वो सब डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा आपने कि ये यूट्रस बिकम्स थिक, तो क्योंकि एग रिसीव करना है, जाइगोट रिसीव करना है, तैयारी करनी है कि जाइगोट आएगा तो उसे नरिश करेंगे, ठीक। अगर अगर जाइगोट आ गया, नरिश हो गया, तो दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वेल एंड गुड। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो
तो जितनी भी वो थिकनिंग लाइनिंग होगी वो सब क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी और वो डिस्चार्ज हो जाएगी। उसी डिस्चार्ज को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल होती है वो 28 से 30 डेज के बीच में होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट कब होता है आपका, वही 12-13 साल के में, 13-14 के आसपास आप कह सकते हो, 13-14। और स्टार्टिंग को हम क्या कहते हैं, मेनार्क, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी शुरू होती है, और जब खत्म हो जाती है हम कहते हैं मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। इनिशियली जो कहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, लेकिन बाद में थोड़ा सम टाइम में रेगुलर हो जाती है, ठीक है। अब रेगुलर क्यों होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल डिपेंडेंट साइकिल है, काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल और आपके लाइफस्टाइल डिपेंडेंट साइकिल है। तो अगर आप लाइफस्टाइल और हार्मोन्स सही हैं तो वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहेगी, लेकिन अगर वो इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है तो आपकी ये समझ लो कि आपका या तो हार्मोन थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है या फिर आपकी लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ठीक। चलिए अच्छा, हाँ वो आगे लिखा हुआ है कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ठीक है। इंक्लूड मैचुरेशन ऑफ एग, रिलीज हो गया, यूट्राइन वॉल थिक हो गई, ब्रेक डाउन हो गया जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है। अगर फर्टिलाइज हो गया, अब फर्टिलाइज होने के बाद जो आपने पिछले में पढ़ा था यूट्रस से वो जाइगोट अटैच होकर आगे फर्दर डेवलपमेंट शुरू कर देगा, ठीक है। हाउ सेक्स डिटरमाइन, अब सेक्स डिटरमाइन होता है, अब आपने पढ़ा था क्रोमोसोम्स पढ़े थे, फिर मैंने कहा था क्रोमोसोम्स में सब आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, पूरी जन्म जन्म पत्री होती है उसमें आपकी, कि कब क्या क्या आप कैसे होगे, आपकी हाइट वाइट सब कुछ लिखा हुआ होता है उसमें, राइट। तो यही डिपेंड करता है कि आपका सेक्स क्या होगा उसमें, ठीक है। आप मेल होगे या फीमेल होगे, वो इसी चीज़ पर डिपेंड होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं ये आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में। पिछले वाले चैप्टर में ये था कि क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, तो आप ये मुझे लिख के बताओगे कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली में आप कब विजिबल होते हैं, कब एक सेल में आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सबके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी 22 पेयर्स आपके नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, और लास्ट वाला पेयर जो है, ठीक है, लास्ट वाला पेयर जो है वो क्या है आपका सेक्स क्रोमोसोम में, क्या है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। जैसे कि जो नेम्ड है हमारा एक्स और वाई, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और फीमेल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई एक ही क्रोमोसोम यहाँ से इधर उधर से आ सकता है, ठीक है। चलिए मैं इसे भी आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, यहाँ मेल की बात हो रही है। फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और एक्स, एक्स इनका बस नाम है, बस इनका सिंबल है एक रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और मेल में होता है एक्स होता है और वाई होता है, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम मेल से आएगा और एक क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर एक्स और एक्स आए, मैं टेबल ही बना देता हूँ पूरी, ठीक है। अगर एक्स और एक्स आता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स एक्स। अगर मेल से वाई आता है, फीमेल से एक्स आता है, तो बन जाएगा एक्स वाई। अगर फिर से कोई एक्स एक्स मान लेते हैं और फिर से एक्स वाई, ठीक है। यानी दो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, एक बनेगा एक्स एक्स और एक बनेगा एक्स वाई, ठीक है। तो जो एक्स वाई होता है, ठीक है, वो हमारे होते हैं मेल्स। अगर एक्स वाई बना तो मेल्स, और अगर एक्स एक्स बना तो फीमेल्स। अब मुझे एक बात और बताओ, अभी किसके हाथ में है कि मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा, वो किसके हाथ में है, वो है हमारे हाथ में। किसके हाथ, किस मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेल्स के ऊपर, कि मेल से वाई आ रहा है या एक्स आ रहा है। क्योंकि दोनों कंडीशन, फीमेल से तो एक्स ही आना है, आप कुछ भी कर लो फीमेल से तो एक्स ही आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर मेल से एक्स आता है तो वो फीमेल बन जाती है, अगर मेल से वाई आ जाता है तो वो मेल बन जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी आप अगली बार ये सुनो कि फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर उनसे कहना कि भाई नहीं भाई ऐसा नहीं होता, फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल का लास्ट वाला क्रोमोसोम डिफरेंट होता है, फीमेल के दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है। तो ये बात आप बता देना, ठीक है। क्योंकि बहुत एक टैबू है इधर लेकर के फीमेल्स पे डिपेंड होता है, उन्हें उस वे में ट्रीट नहीं किया जाता अगर लड़की वगैरह होती है, और बायसनेस होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत टाइम चलती हुई आ रही हैं हमारे सोसाइटी में। तो वो सब टैबू को आपको थोड़ी अवेयरनेस फैलेगी इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। तो कि क्योंकि अब क्या होता है कि फीमेल पर डिपेंड ही नहीं करता, अगर आपको कोई ऐसा टैबू दिखाना है तो आप मेल्स के अगेंस्ट दिखाओ, ठीक है, राइट, क्योंकि मेल्स पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा दिखाना तो किसी के भी खिलाफ सही नहीं है, लेकिन फॉर सम रीज़न आपको ये पता होना चाहिए कि
मेल्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होने वाला है, बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, मेल पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब वो आपको बता दिया मैंने, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और मेल में एक एक्स होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ये बता दिया। वन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज, ठीक है, यहाँ भी पूरी वही बात हो रही है कि आपका वाई होगा या एक्स होगा, वो बात आपकी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, अटैच यहाँ आपके ब्रेन के पास अटैच्ड होती है वो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, अच्छा यहाँ पर आप देख ली पहले, ये एक्स है, राइट, ये एक्स है, ये वाई है, अगर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, ये एग्स है, ये स्पर्म, ठीक है, अगर एक्स वाई होता है तो बॉय बन जाएगा, अगर एक्स एक्स होता है तो फीमेल बन जाएगी, ठीक है, तो किस पर डिफर कर रहा है, सिर्फ स्पर्म्स पे कर रहा है, यानी मेल्स पर डिफर कर रहा है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। नाउ यू नो दैट सेक्स और क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन, ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम फादर डिटरमाइन करता है, तो कंप्लीटली रॉन्ग है, तो क्योंकि फीमेल को इसके लिए ब्लेम करना, किसके लिए ब्लेम करना कि वो मेल हुआ है फीमेल हुआ है, राइट, ठीक है। अब हार्मोन्स अदर देन, और हार्मोन्स कौन से होते हैं अदर देन सेक्स हार्मोन्स, अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी और भी हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, जैसे कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, अब ग्लैंड्स तो और भी बॉडी में बहुत सारे, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये आपकी क्या है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड, ये आपकी हो गई एड्रिनल ग्लैंड, जो आपके किडनीज के ऊपर होती है, ये आपकी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज आपकी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी ये आपकी एंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है, ठीक। ओवरीज हो गई आपकी ग्लैंड्स और टेस्टिस हो गई, यानी जो भी कुछ रिलीज कर रहा है वो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, ये सारी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, काफ़ी सारी ग्लैंड्स आपने देखी और इनकी पोजिशनिंग भी देखी, आपको ध्यान रखना कि पोजिशनिंग भी कहाँ कहाँ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, आगे देखते हैं। बूझो पहले कोई आंट थी, इनकी कोई आंट थी, काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर अ डिजीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड गोइटर क्या हो जाता है, यहाँ का आपका रीजन बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, ठीक है, अब स्वेल क्यों करता है, अब जनरली कहाँ करता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से जो होता है आपका थायराइड का फंक्शन काम नहीं कर पाता है, थायराइड हार्मोन वहाँ से निकल नहीं पाता, और वो ढंग से काम नहीं कर पाता, और काम नहीं कर पाता तो वहाँ पर क्या होता है, गोइटर हो जाता है, ठीक है, जो मेन हार्मोन नाम है उसका नाम है थायरॉक्सिन, क्या नाम है उसका, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारा आयोडीन से मिलकर बना हुआ होता है, और आयोडीन अगर नहीं मिल पाता तो हमारा क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। एक बात बताता हूँ, मतलब जो बात बतानी है आपको कि गोइटर जो है जनरली देखने को नहीं मिलता नॉर्मल अभी यहाँ पर प्लेन्स में, लेकिन अगर आप पहाड़ों वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको नमक कहाँ से मिल रहा है, नमक में आयोडीन है, तो नमक कहाँ से मिल रहा है, सी वाटर से, यानी सॉल्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, सी से, और सी से जो माउंटेन्स तक की दूरी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जनरली अब तो खैर हर सॉल्ट में, हर पैकेज सॉल्ट में आयोडीन हम साथ में मिलता है आपको, उसमें लिखा हुआ होता है आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, तो लेकिन जो आयोडाइज नहीं होती हैं, मतलब जो जिनको आयोडीन थोड़ा कम मिल पाता है, उन्हें जनरली गोइटर वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गोइटर में क्या होता है, आपका ये थायराइड में पूरा स्वेल हो जाता है, यहाँ बड़ा बड़ा गला हो जाता है आपका पूरा, राइट। तो यहाँ थायराइड की बात हो गई, थायरॉक्सिन। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ से आपको वो कनेक्ट कर रहे हैं पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन, क्या क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड से ग्लूकोज लेकर कहाँ डालना, मसल्स में स्टोर करना, मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज लेकर मसल में स्टोर करने का काम किसका हो गया, आपका इंसुलिन का काम हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, तो ये फंक्शन रुक जाएगा, ये फंक्शन रुक गया तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड से लेकर डाला था मसल्स में, इंसुलिन का काम रुक गया, इंसुलिन क्या हुआ, इंसुलिन का किसी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा मतलब ये प्रोसेस रुक गया, ये प्रोसेस रुक गया, यानी ब्लड में आपकी ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने से क्या हो जाता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़, क्या कहते हैं इसे, डायबिटीज़ कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये हो गई आपकी डायबिटीज़ वाली बात हो गई। The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जो आपकी बॉडी में मिनरल्स और सॉल्ट बैलेंस का काम करते हैं, यानी आपकी कौन सॉल्ट कम ज़्यादा हो रही है, सोडियम पोटेशियम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब आपकी सॉल्ट बैलेंस का काम कौन करता है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स में हार्मोन्स निकलते हैं वो,
ठीक है, अभी आपको दिया हुआ यहाँ पर नहीं है कि कौन से काम करते हैं, कौन से काम नहीं, मतलब कौन से हार्मोन्स है, कौन से हार्मोन्स नहीं है, अभी के लिए इसमें नहीं है, लेकिन आगे हायर क्लास में आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार रहता है ये हार्मोन्स वाला काम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एड्रेनलिन, कि एड्रेनलिन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है एड्रेनलिन, ये भी एड्रेनल ग्लैंड से निकल रहा है। अब ये क्या होता है आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कोई आपका मतलब कोई डॉग पीछे पड़ गया, भौंकने लगा, आप भाग रहे हो तेजी से, तो वहाँ पर क्या आपका एड्रेनलिन रश हो जाता है, वो एड्रेनलिन हार्मोन एकदम से फौरन किक करता है, और किक करते ही आप फौरन तेजी से भागते हो उसमें। ठीक है, या फिर कोई भी अगर फाइट वाली सिचुएशन है, कहीं आपको फाइट को फेस करना पड़ रहा है, आपका हार्ट बहुत तेज बीट करने लगता है, थोड़ी स्वेटिंग होने लगती है, तो वो सब किसके रिजल्ट के कारण होता है, क्योंकि एड्रेनलिन आपका बॉडी में बढ़ जाता है, और एड्रेनलिन आपके बॉडी फंक्शंस को और ज़्यादा तेज कर देता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू एडजस्ट द स्ट्रेस टू वन विच इज एंग्री और एम्बैरेस्ड और वरीड। ठीक है, ये सब आपको एडजस्ट करने में एड्रेनलिन हेल्प करता है। तो एड्रेनलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो आपके फाइट और फ्लाइट में एक्ट करता है। ठीक, थायराइड एंड एड्रेनलिन आर सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम। ठीक है, अभी अपने हार्मोन्स कहाँ से लेते हैं, पिट्यूटरी। अब ये भी किसके कंट्रोल में है, जैसे कि आपने थायराइड देखा, आपने क्या देखा, आपने एड्रेनल ग्लैंड देखा, ये सब किसके कंट्रोल में है, ये है मास्टर ग्लैंड कंट्रोल में। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है कि कब थायराइड और एड्रेनलिन को वो ऑर्डर देती है कि कब आप लोग हार्मोन सीक्रेट करोगे और कब नहीं करोगे। ठीक है, फिर हमारी बात होती है पिट्यूटरी और सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन आपका मेन हार्मोन होता है, तो आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाता है। ठीक है, वो जनरली आपके प्यूबर्टी वाले एज में ही सीक्रेट होता है। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट कर रही है, ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट कर दी है, जो कि नेसेसरी होता है एक इंसान में उसकी ग्रोथ के लिए। जिनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उनकी ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, वो जाइजेंटिज्म हो जाता है, जैसे खली का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जिनमें ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है वो डॉर्फिज्म में चले जाते हैं, डॉफ हो जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो डॉफ्स कहलाते हैं वो। ठीक, रोल ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का रोल क्या होता है इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, आप समझ रहे हो अब कितनी इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स की, वो फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में भी मतलब वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था पिछले वाले उसमें कि टेडपोल से लेकर फ्रॉग बनता है, आपको लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मेटामॉर्फोसिस जो है, ये अगर क्या पता कंप्लीट ही ना हो पाए। ठीक है, क्या पता कंप्लीट ही ना हो पाए, कैसे कंप्लीट नहीं होगी, अगर उस पानी में आयोडीन की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर वहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो थायराइड काम नहीं कर पाएगा फ्रॉग का। ठीक है, अब थायराइड ढंग से काम नहीं कर पा, थायरॉक्सिन नहीं है, और थायरॉक्सिन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस के लिए। तो अगर आयोडीन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है, यानी लार्वा से वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। अगर जिस भी पानी में, जो भी पानी आप देखें, फ्रॉग्स वगैरह लेते हैं, अगर उस पानी में आपकी आयोडीन नहीं है तो उस पानी में मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स का नहीं हो पाएगा, लार्वा से वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हो आप। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ठीक है, आयोडीन नहीं होगा तो वो टेडपोल आपके एडल्ट्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ को आप क्या कहते हो, इसमें लिखा हुआ फिजिकल और मेंटल, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन हेल्थ की होती है वो ये होती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम क्या कहते हैं, आपके एक इंडिविजुअल की हेल्थ कहते हैं। ठीक है, तो टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। ठीक है, आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, चाहे आपकी कोई सी भी एज हो, आपको प्रॉपर हाइजीन की ज़रूरत है, एडिक्वेट आपको फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। मतलब ये वो नेसेसिटीज़ हैं आपकी लाइफ में जो होनी ही होनी चाहिए, वरना आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। अगर बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो फिर बाकी चीज़ें कैसे होंगी, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब एडोलसेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिकल एक्सरसाइज और खाना पीना और ये सब, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम ग्रो कर रही है। तो जितना आप अपनी बॉडी को दोगे उतना कम हो जाता है, लेकिन इतना भी आप बाहर का खाना जंक फूड ना दो कि बॉडी आपकी ओबीस हो जाए, राइट। कि इतने ही आप मतलब इतने ही आप शायद में बड़े हो जाओ कि फिर उसे कम ना कर पाओ, तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है उस चीज़ में, राइट। तो काफ़ी आपको अपनी जो हेल्थ का मतलब जो हेल्थ की वो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है,
फिर आता है आपका न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडोलसेंट। अब न्यूट्रिशन नीड क्या है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक, सबसे पहली चीज़ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तो आपके क्या हो गए, मैक्रोज हो गए। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, मैक्रोज हो गए आपके, एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। रफेज भी आप लेना चाहिए, मिनरल्स हो गए आपके, वाटर एडुकेट अमाउंट में लेना चाहिए आपको। ठीक है, जितनी भी सब चीज़ें हो गई आपको एक अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, एक कंप्लीट बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन हो गए, वगैरह वगैरह आपको। और आप कोशिश करो कि आप होल वो खाओ, मतलब होल फूड्स खाओ, जैसे कि एग हो गया, वो होल फूड है। अब मतलब कुछ जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो नहीं खाते होंगे एग्स, तो और भी सोर्सेज हैं प्रोटीन की और बाकी चीज़ों की, लेकिन उनको थोड़ा आपको ज़्यादा हाथ पैर मारना पड़ता है, राइट। तो वो होल फूड्स में नहीं आती हैं। तो आप देख सकते हो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं लेने के लिए, लेकिन आप क्या है कि आप उन्हें लो पहले, राइट। रोटी हो गई, राइस, दाल, पल्सेज, इनमें प्रोटीन ज़्यादा अच्छा खासा होता है। वेजिटेबल्स हो गई बैलेंस मील के लिए। ठीक है, मिल्क इज़ अ बैलेंस मील। ठीक है, मिल्क पूरा बैलेंस्ड है, तो वेजिटेरियंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, मिल्क। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट भी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी सारे वाइटामिन और मिनरल आपको वहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स के लिए तो मदर्स मिल्क से अच्छा कुछ होता नहीं है, मदर्स मिल्क ही उनके लिए कंप्लीट फूड होता है। ठीक है, अब आयरन की बात करते हैं, तो आयरन से आपका ब्लड एनरिच हो जाता है। ठीक है, अच्छा खासे अच्छा अमाउंट में ब्लड बन पाएगा, तो आप बॉडी पे अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि लीवी वेजिटेबल्स हो गई, जैगरी, गुड़ को हम जैगरी कहते हैं। ठीक है, मीट हो गया, सिट्रस मतलब खट्टी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंडियन गूसबेरी, ऐसे आंवला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आर गुड फॉर एडोलसेंस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए। और आपको अपना हर मील आप चाहो तो आप ट्रैक कर सकते हो कि आप उसमें कितनी प्रोटीन ले रहे हो, कितने कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, कितने फैट्स ले रहे हो। कुछ भी डालो आप, जैसे कि आप मीट ले रहे हो, इतने ग्राम आपने मीट लिया तो आप डाल दो इंटरनेट पे, आपको सब आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे देगा, वैल्यू कि इतने इसमें कार्बोहाइड्रेट, इतने फैट्स है, इतना प्रोटीन है, इतनी इसमें कैलोरीज है। तो आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो, और आप खुद को एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी ग्रो हो रही है। अपनी बॉडी को आप फीड नहीं करोगे तो फिर किसे फीड करोगे, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी रहता है। फिर आता है आपका चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी, काफ़ी टेस्टी होता है आपका बाहर का जंक फूड, लेकिन वो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतने एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन होते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जंक कहलाते हैं, राइट। तो जंक फूड से आप थोड़ा बहुत दूर रहें, मतलब 100% दूर आप नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वो कहने की बेकार की बात होती है, कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, आप ले लो, ठीक है, ओके ले लो, लेकिन इतने अमाउंट में ना लो कि आप अपनी बैलेंस डाइट को बिगाड़ दो, राइट। बैलेंस डाइट के साथ साथ कभी कभी उसे चीट कर लिया आपने, चीट मील की तरह ले लिया उसे आपने। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर अब बात आती है पर्सनल हाइजीन की। बैलेंस डाइट की बात तो हो गई, ठीक है। अब बचा आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। कितना कौन नहाता है, कितना कौन नहीं नहाता है, गर्मी सर्दी में कौन नहाता है, कौन नहाता है, वो सब आपको पता ही है, ठीक है। वो ना छुपा है किसी ने, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबको दिन में एटलीस्ट एक बार तो बात लेनी चाहिए, चाहे कोई सा ही मौसम, ठीक है। लेकिन सब नहीं ले पाते, ठीक है, हम भी नहीं ले पाते कभी कभी, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब आपको क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, आपकी ऑयल ग्लैंड्स और आपकी स्वेट ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन कर रही हैं, तो वहाँ से स्किन से रिमूवल ज़रूरी है उनका, ठीक है। इन स्किन से वो हटना ज़रूरी है, कि अगर स्किन से वो नहीं हटेंगी ना, तो वहाँ पर पिंपल, एक्ने, ये सब चीज़ें आपको फलाना ढिमकाना देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको आप, इस वजह से आपको बॉडी क्लीन रखना चाहिए, वॉश रखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों से आप दूर रहोगे तो मतलब इन चीज़ों से अगर आप करोगे टाइम टू टाइम, तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी दूर रह सकते हो, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन से भी दूर रह सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। गर्ल्स शुड टेक अ प्रॉपर स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या, और डिस्चार्ज के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको फेस इश्यूज करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो आप अपने जो आपके एल्डर सिस्टर्स और मदर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट टीचर्स हैं आपके लिए वो, राइट। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैं बताया था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइफस्टाइल भी है और आपकी हार्मोन रिलेटेड भी है। अब लाइफस्टाइल जैसे कि आप टाइम पे नहीं सो रहे हो तो इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो इरेगुलर हो सकती है। आप मूड आपका ऊपर नीचे हो रहा है पूरे टाइम, तो उससे वो भी हो सकता है रेगुलर है। आप खाना ऊपर नीचे बहुत खा रहे हो, कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बैलेंस डाइट ले नहीं रहे हो, तो उस वजह से भी इरेगुलर हो सकती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पर, ठीक है, कि अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल आप ट्रैक कर रहे हो, ताकि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो बना रहे, ठीक। मतलब एक सही, एक पीरियड पे, एक टाइम वाइज जो भी उसकी साइकिल है वो एक कंप्लीट, मतलब एक सही टाइम पे होती है, राइट।
यूज सैनिटरी पैड्स एंड नैपकिन, क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है, चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप 4 to 5 आवर्स पे चेंज कर सकते हैं। फिर आगे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, दोनों की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, ठीक है, सिर्फ खाना देते रहोगे किसी चीज़ को तो वो ग्रो नहीं करेगी, खाना भी देना और काम भी करवाना है, ठीक है, तो खाना भी दो अपनी बॉडी को, अच्छे से अच्छा बैलेंस डाइट दो, लेकिन उसे एक्सरसाइज भी करवाओ, ठीक है, कसरत भी करो, एक्सरसाइज भी करो, तो ताकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी उस चीज़ से, ठीक है, ज़्यादा आप एंड्योरेंस हो गई आपकी, ज़्यादा होगी, एजिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। ठीक है, मिथ्स एंड टैबूज, डूज एंड डोंट्स, यहाँ आपको कुछ मिथ्स और टैबूज दिए हुए हैं, डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, क्या ही मतलब अजीब सी बात है कि गर्ल प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर वो बॉयज़ की तरफ देखेगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, ये इससे मैं थोड़ी फ़नी बात नहीं सुनी अभी तक इस चैप्टर में। अब ये क्या है, मिथ है, ठीक है, मतलब हम हंस सकते हैं इस बात को सुनकर क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी, जब फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है एक मिथ है, टैबू है, इसे दूर करना है एक सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, तो जहाँ भी ये बात आप सुनो उस मिथ को आप फौरन बस्ट करो वहाँ पर, ठीक है। ये आपकी मिथ हो गई। द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, हमने देखा ये भी गलत है। अ गर्ल शुड बी नॉट बी अलाउड टू द वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अब ये हर घर का अलग थोड़ा किस्सा रहता है, ये थोड़ा मतलब सब थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक वो आपका जो नेचुरल चीज़ है उसमें अगर आप उस चीज़ को वो मान रहे हो, उस चीज़ की वो चीज़ गंदी है, कि वो चीज़ हाइजीनिक नहीं है, कि आप किचन में एंटर ना करो, यहाँ एंटर ना करो, टेम्पल्स में एंटर ना करो, तो उस चीज़ से किसी का कोई फ़ायदा ना हुआ है कभी, ना ही कभी होगा। उससे आप खुद अपने माइंडसेट को पीछे ले आ रहे हो, अपनी बैकवर्ड माइंडसेट में जा रहे हो आप, उसे आप और अपनी ग्रोथ को आप रोक रहे हो, राइट। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही होना है, राइट, होने होने अब ना आपका इसमें रोल है ना हमारा इसमें रोल है, ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी ही होनी है, तो उसमें आप किचन में अलाउ ना करके हाइजीनिक अनहाइजीनिक क्या है वो सीन, तो वो बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है, वो बहुत ही सुनने में ही बुरा लगता है वो, ठीक। फिर आता है आपका से नो टू ड्रग्स, ठीक है, से नो टू ड्रग्स। अब ड्रग्स को ना कहना, ठीक है, काफ़ी कुछ लोगों के लिए मुश्किल रहता है, ठीक, लेकिन आपको कहना भी चाहिए, अपने ऊपर आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ड्रग्स के लिए, काफ़ी लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, पीयर प्रेशर में आकर आप ड्रग्स ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इससे आपको दूर रहना है क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। अब क्यों है, देखो किसी भी चीज़ की एडिक्टिवनेस ख़राब है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे किसी इंसान की हो, किसी भी चीज़ की अगर आप उसके एडिक्ट हो रहे हो यानी वो चीज़ आपके लिए ख़राब है, वो आपके लिए हार्मफुल साबित होनी ही होनी है, ठीक है। और ड्रग्स में मेजॉरिटी केस बन ही इसलिए होती हैं ताकि आदमी उनसे एडिक्ट हो जाए, ठीक है, आप एक भी चीज़ से एडिक्ट हो गए यानी वो आपके लिए हार्मफुल हो गई, ठीक है। और ड्रग्स तो आप देखते हो, अब लोग जो होते हैं वो आप देखा होगा आपने कि सिगरेट्स वगैरह का स्मोकिंग हो गया, बहुत नॉर्मल है, कैजुअल हो गया, आप छोटे लोगों बच्चों के लिए भी 8 9 10th 7th 8th कुछ बड़ी एज नहीं है, अब नॉर्मल हो गया है उनके लिए, और पान मसाला टाइप चीज़ें खाना वो भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन उससे आप देखो वो चीज़ कुछ आप कर तो लोगे शुरुआत में कूल दिखने के लिए, लेकिन इन दी एंड इन द लॉन्ग रन वो चीज़ आपको हार्मफुल इफेक्ट से देके जाएगी, कुछ अच्छा आपका भलाई करके नहीं जाएगी, किसी का ही भलाई करके गई हो अगर, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करो, मैं अपना नाम बदल दूंगा उस चीज़ पर, ठीक है। अगर आपको आपकी सिगरेट स्मोकिंग लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करके देगी, या फिर आपको पान मसाला बेनिफिट करके दे गया, ठीक है, तो एड्स तो बहुत बनते हैं, एड्स आप देखोगे शाहरुख खान खा रहे हैं वो सब खा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ हानिकारक हैं तो हैं, चाहे उनका ऐड शाहरुख खान कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्रग्स को ना कहना है, मना करना है, ज़्यादातर पीयर प्रेशर में सीनियर्स के उसमें ही होता है, ये कूल दिखने के लिए ही होता है, यही सब रीजंस होते हैं, या फिर किसी को आप ज़्यादा थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए उसे और थोड़ा चढ़ जाते हो, ये बड़ वाली चीज़ें करने के लिए, बड़े बनने की बहुत चाहत होती है ना बच्चों के अंदर, तो वो चीज़ को आप नो कहो, ठीक है, उसको थोड़ा अपनी जो अंदर से अर्जेज आ रही है ना कंट्रोल में रखो थोड़ा, ठीक है, तो इन चीज़ को आप कंट्रोल करो और ड्रग्स को ना कहो, ठीक है। एड्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया छोटे से छोटे वायरस से लड़ नहीं पाता,
ठीक है। अब वो लड़ नहीं पाता और क्या होता है फिर अल्टीमेटली डेथ ही होती है। इसका कोई क्योर नहीं है। आप लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हो दवाई देकर, मेडिकेशन देकर उसके दिन थोड़े ज़िंदगी के बढ़ा सकते हो, लेकिन उसे आप बचा नहीं सकते। ठीक है। और ये किससे होता है? एचआईवी वायरस। और एचआईवी कैसे होता है? इन्फेक्टेड निडल यूज़ करके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करके, और या तो आप मदर फीडिंग से होता है वो। ठीक है। ये यही 2-3 तरीके हैं, इनसे एचआईवी होता है। तो इनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ना हो तो आप ले लें इनके बारे में अवेयरनेस। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग सिरिंजेस। ठीक है। मैं बताया सिरिंज, ब्लड सिरिंज यूज़ करके, अगर सिरिंज उन्होंने दूसरी यूज़ नहीं करी है तो हो सकता है। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इन्फेंट, मैं बताया मदर्स मिल्क, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड मतलब आप किसी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे। इन शॉर्ट आप कॉन्डम वगैरह का प्रोड्यूस मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो, वो अनप्रोटेक्टेड होता है। राइट। तो उससे क्या होगा? एच आई वी मतलब एच आई वी से आप मिल जाओगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100% वो नहीं है कि आप एच आई वी से मिलोगे मिलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। एच आई वी से मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक। अब इस बात पे भी मतलब टीचर्स थोड़ा एम्फोसाइज नहीं करते हैं क्लास में, बल्कि उन्हें करना चाहिए। ठीक है। एडोलसेंट प्रेगनेंसी का एक लास्ट टॉपिक है आपका, 3-4 लाइन है ये, और पढ़िए और फिर चैप्टर ढंग से कंप्लीट करके ही जाइएगा। यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स है, और बॉयज़ के लिए क्या है 21 ईयर्स। दिस बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली फॉर मदरहुड। मैंने शुरुआत में बताया था कि बॉडी के रिप्रोडक्शन के केवल जाती है, यानी एक्स प्रोड्यूस फीमेल करने लगती है, लेकिन फिजिकली और मेंटली बॉडी फीमेल की रेडी नहीं होती। पूरा वो उस प्रोसेस से जाने के लिए, रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वहाँ से पूरा जाने के लिए उनकी बॉडी केपेबल नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसलिए अर्ली मैरिज और मदरहुड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है। बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, मदर्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें दोनों का नुकसान ही होता है अल्टीमेटली। इट ऑल्सो कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग वुमेन। ठीक है। अब आपकी मदर बन गई वुमेन, तो उसका मदरहुड में ही तो चूँकि बच्चे को पालने के 4-5 साल हैं, जब तक बच्चा एक खुद सफिशिएंट ना हो जाए, थोड़ा खा पी पाए, फिर बच्चे को किसी और पे ना छोड़ पाएँ, इस टाइम तक वो कुछ काम नहीं कर सकती। तो वो जो 4-5 साल उनके गए, ठीक है, तो उस साल में काम करना ही बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो यंग मदर हैं तो उनके लिए और मुश्किल है, क्योंकि उनकी खुद की भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मारी जाती हैं, उनका पूरा करियर इससे बर्बाद हो सकता है। ठीक। मे कॉज मेंटल एगोनी। ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। ठीक है। मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, क्योंकि इतनी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं मदरहुड की। ठीक है। कि आपको आसान लगा और हो गया कुछ, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसको बहुत भारी कंधे चाहिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। ठीक है। तो हाँ, तो इस वजह से अब क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसी बात पर जब चैप्टर पूरा करके जाएं तो अपनी मम्मी के पास जाइएगा और उनसे थैंक यू बोलिएगा और सॉरी बोलिएगा जो आप रोज़मर्रा में हरकतें करते होगे। ठीक है। थैंक यू किस लिए? क्योंकि उन्होंने आपको इतना पाला बड़ा करा। ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कितनी किस किस फेज से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती हैं। ठीक है। खैर, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैंने बस एडवाइस दी है। ठीक है। चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है और हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। नहीं बनाए होंगे तो लिख लिख के तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट। वो भी नहीं करा है तो हम दे रहे हैं आपको, वो पढ़ लो। ठीक है। लेकिन वो ये अपाहिज मत बनो, एडिक्ट मत बनो हमारे, कि हमें सब कुछ आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ छोड़कर बाकी आप चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है। पढ़ाई करें अच्छे से, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो हमसे कॉन्टैक्ट करें जहाँ भी आप करना चाहते हैं, और हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे हमेशा से करते आए हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।